मिशन का भविष्य क्या होगा और जो हमारे आसपास के देश हैं उनके साथ क्या कहानी है सूर्य मिशन को लेकर के। तो चलिए अब ये बैठ जाओ, है ना, हल्ला मत करो। हाँ, 2 सितंबर को हम लोगों ने इसे सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है और ये भारत का पहला सूर्य मिशन होने वाला है, यानी कि सूर्य के बारे में जा करके उसका अध्ययन करेगा। आपको पता है कि सूर्य एक तारा है और तारे की मृत्यु तो हो जाती है ना, कोई भी तारा एक दिन मरेगा, जैसे इंसान एक दिन मरेगा वैसे तारा मरेगा। तो हमारा पहला जो उद्देश्य यह है कि जा करके वहां बैठो और बैठ करके देखो कि सूरज की उम्र कितनी है और कितना भी जिंदा रहने की उम्मीद भी है, आगे बढ़ेगा। यानी कि पृथ्वी के सबसे बड़े ऊर्जा दाता और अन्नदाता के बारे में हम कुछ बातचीत या हालचाल लेने के लिए आगे बढ़ चले हैं। और ये बढ़ चलने की जो यात्रा है वो आज से शुरू हुई है और लगभग यात्रा 4 महीने चलेगी। कितनी चलेगी? 4 माह चलेगी। या आप इसको दिन में गिने तो 125 दिन, कितना? 125 दिन की यात्रा चलेगी। आप ये बात मान के चलना। और इस यात्रा में हम आएंगे और एक यलवन पॉइंट है, यहाँ पर आकर के अपना जो आदित्य यलवन मिशन है उसे स्थापित करेंगे। इस पूरे मिशन का जो मास गया है अभी तक वो लगभग है 1450 किलोग्राम की। कितना है? 1450 किलोग्राम अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। इस 1450 किलोग्राम में ईंधन भी शामिल है और आदित्य यलवन मिशन का मेन मॉड्यूल भी शामिल है। अगर मैं ईंधन और पूरे सिस्टम को अलग कर दूं तो जो मेन मॉड्यूल है वो 250 प्लस किलोग्राम के आसपास। कितना है? 250 प्लस, यानी कि जो मेन काम करने वाला मामला है वो 300 के समथिंग जा रहा है। 250 प्लस और 300 के अंदर में है। यानी बाकी का जो हिस्सा है 1200 का वो किस चीज का है? ईंधन का और ले जाने वाले वाहन के पूरे सिस्टम का हिस्सा है। और इसीलिए आके हमें यलवन पॉइंट पर पिक कर देना है। अब ध्यान देना कि पृथ्वी और सूर्य की जो कहानी है वो ये है, ये पृथ्वी है और ये क्या है? और हमारा पूरा सौर मंडल है। आपको कई बार ये बताया होगा कि ये जो दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। और पृथ्वी से चंद्रमा मून की जो दूरी है वो 3,84,000 किलोमीटर। तो मोटा मोटा आप देखेंगे तो ये बहुत दूरी है। किसकी? पृथ्वी से सूर्य की। और चंद्रमा तो बगलिए में है ना। अब ध्यान देना, इस 15 करोड़ किलोमीटर के पास हम क्या कर रहे हैं? यहाँ से निकल रहे हैं और हमें जाना कहाँ है? किसकी तरफ? सूर्य की तरफ। लेकिन अब इस 15 करोड़ का केवल 1% दूरी ही हम तय करेंगे। कितना करेंगे? 1%। और 15 करोड़ का 1% निकले कितना? 15 लाख। कितना होगा? 15 लाख। तो हम इस अगर सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी 100% मान लें तो इस पूरे 100% कितना हिस्सा कवर करेंगे? 1 हिस्सा। और कवर करते करते हो सकता है यहाँ पर क्या हो? वो 1% वाला हिस्सा हो। तो इस दूरी पर जाकर के अपना यलवन पॉइंट प्राप्त कर रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं लैग्रेंजियन बिंदु। क्या बोलेंगे? लैग्रेंजियन बिंदु के तौर पर एक वैज्ञानिक थे लैग्रेंज करके, उन्होंने ही इस बिंदुओं के बारे में बताया। तब से उनके नाम को भी सम्मान में देकर के लैग्रेंज के या लैग्रेंजियन बिंदु के रूप में जाना जाने लगा। अब बात को समझना, यानी कि हमने पृथ्वी से सूरज की तरफ यात्रा करने का जो दुस्साहस उठाया है वो कितना है? मात्र 1% है, क्योंकि वो 15 करोड़ किलोमीटर है और हम 15 लाख किलोमीटर जा रहे हैं। ऐसी हालात में हम लगभग यहीं पर जाकर के बैठ जाएंगे। बात क्लियर? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर? अब यहाँ पर बैठने वाला मामला हमारा नहीं है। दरअसल ये जो यलवन पॉइंट होते हैं ये किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के ऐसे पॉइंट हैं जिनको हम हेलो ऑर्बिट के तौर पर जानते हैं, जहां पर दोनों के जो गुरुत्वीय बल हैं वो लगभग बराबर हो जाते हैं। यानी कि जितने पृथ्वी हमारे आदित्य यलवन को खींचेगी उतना ही सूरज भी खींचेगा और दोनों का बैलेंस क्या हो जाएगा? बराबर। और ये वही उसी बिंदु पर घूमेगा, बैठेगा नहीं। क्या करेगा? घूमता रहेगा उसी बिंदु के इर्द गिर्द और घूम करके सूर्य के बारे में क्या करेगा? अध्ययन करने का प्रयास करेगा। तो ये बात क्लियर हुई कि जो आज हमारी यात्रा हुई है वो यात्रा इस 1% के लिए हुई है कि हम इस 1% की दूरी को क्या कर लें? तय कर लें।
अभी आपको मैंने पिछली कक्षाओं के जरिए ये बताया था कि जब कोई हमारा सैटेलाइट या जब कोई उपग्रह जाता है पृथ्वी के ऊपर, तो हमारे पास 3 तरह की कक्षाएं होती हैं। सबसे निचली कक्षा क्या है? लोअर अर्थ ऑर्बिट। इसके बाद कौन सी है? मिडिल अर्थ ऑर्बिट, है ना? और फिर तो हाई अर्थ ऑर्बिट है। हमने जो आज कारनामा किया है, हालांकि कारनामा अच्छा शब्द नहीं, ध्यान देना, कारनामा गलत शब्द होता है ना। हमने आज जो काम किया है, शब्दों को ध्यान देना है। एक लोगों ने कहा कि सर सुविधा शुल्क ले लीजिए, हमें पढ़ा दीजिए। क्योंकि सुविधा शुल्क एक पॉजिटिव शब्द नहीं होता है, सुविधा शुल्क नेगेटिव शब्द होता है। शुल्क कैसा शब्द है? पॉजिटिव शब्द है। सुविधा शुल्क ये है कि आप हमें रिश्वत दे करके कोई काम आसानी से करवाना चाहते हैं, तो शब्दों की बड़ी आवश्यकता है। शुल्क अच्छी सब बात है, लेकिन अगर आप मुझे सुविधा शुल्क दोगे तो इसका मतलब हम आपको अलग से कुछ व्यवस्था देने वाले हैं जो और लोगों को नहीं देंगे। आपको हम अलग आगे बिठा सकते हैं, आपकी कॉपी में हम 2-4 सवाल सही करवा सकते हैं, उसके बदले आप मुझे पैसा दिए, वो क्या होगा? सुविधा शुल्क होगा। समझ में आ गया ना? तो जो हमने आज काम किया है वो ये है कि हमारा जो PSLV एक्सेल गया आज, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का एक्सेल वर्जन। अब सवाल आपके मन में आएगा कि GSLV क्यों नहीं गया? क्यों? क्योंकि इसका वजन ज्यादा नहीं है। कितना है? 1450 प्लस किलोग्राम। और आपको बताऊं कि जो PSLV होता है ये कितना ढो सकता है? 2 टन। कितना ढोलेगा? 2 टन। तो जब जहां काम आवे सुई का करे तलवार, समझ रहे? जब बारात जाना है और हम जाएंगे, हमारे पिताजी और रमेश और संगीता 4 लोग, तो क्या हम कलर निकालेंगे कि मैं निकला गाड़ी लेके सब तोड़ डाला फाटक साटक? भाई हम अपने घर से कार निकालेंगे, मैं चलाऊंगा, पिताजी बैठे, रमेश संगीता पीछे बैठ के बातचीत करेंगे। एक सीट अभी क्या है? वैकेंट है। और अगर केवल रमेश और संगीता को न्योता जाना होगा तो कार भी नहीं लेंगे, स्कूटी निकालेंगे। तो वही कहानी यहाँ है कि जब हमारे पास वजन कितना है रमेश और संगीता का, तो हम पूरी बारात का बस थोड़ी बुक करेंगे। तो बारात ले जाना होगा तब बस बुक करेंगे। तो बस हमारी कौन सी है? GSLV। तो सोचो उसको लाने का कोई मतलब नहीं था, तो हमने क्या लाया? PSLV। और PSLV के जरिए हमने इसे लोअर अर्थ ऑर्बिट में ले जाके फिट कर दिया। कहां कर दिया? लोअर अर्थ ऑर्बिट पे। अब ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में जाके जो सेट हो गया, तो आपको यहाँ पर जानकारी ये बिल्कुल है कि जब ये पृथ्वी के ऑर्बिट में चला जाता है तो बिना किसी पैसे खेलना शुरू कर देता है। अब ये क्या करेगा कि पृथ्वी का 4 या 5 चक्कर मारेगा अंडाकार ऐसे, और 4 या 5 चक्कर मारने के बाद अब ये लैग्रेंजियन बिंदु की तरफ यात्रा कर देगा। यानी कि पृथ्वी की कक्षा का कितना चक्कर? 4 या 5 चक्कर। और मारने के बाद अब ये भागे कहाँ? L1 पॉइंट की तरफ, और यहाँ पर पहुंच करके वो अब इस तरह से L1 पॉइंट पर घूमना शुरू कर देगा। तो यहाँ जो आज हमें सफलता मिली वो कहाँ मिली है? वो यहाँ मिले कि हमने लोअर अर्थ ऑर्बिट पे ले जाकर के अपना आदित्य L1 क्या कर दिया? सेट कर दिया है। यही तक की मामला हमारे हाथ में होता है। इसके बाद का मसला जो है वो वैज्ञानिकों के हाथ में आता है और वही बैठे बैठे कर लेते हैं। तो अब आगामी जो 125 दिन हमारा होने वाला है, यानी कि 4 महीना समथिंग, आप मोटा मोटा से जोड़ेंगे तो हम जनवरी के मिड में, कहाँ पर? जनवरी के मिड में और 2024 में हम इस L1 पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है? तो अभी महीना कौन चल रहा है? सितंबर। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, तो लगभग 4 या उससे ज्यादा महीनों का समय हम लगा रहे हैं। और जब यहाँ पर हम L1 पर पहुंच जाएंगे तो ऐसा तत्काल हमें इसके आंकड़े नहीं मिलेंगे। आंकड़े मिलने में लगभग फरवरी का मिड महीना लग जाएगा, यानी कि 15 फरवरी के समथिंग हम 2024 को पहली बार इस L1 पॉइंट से पृथ्वी के इसरो के उस कार्यक्रम के जरिए संपर्क में हम आदित्य L1 को ले आ पाएंगे। बात यहाँ पर क्लियर? तो अभी जो हम गए हैं कहाँ तक गए हैं? लोअर अर्थ ऑर्बिट पे। अब यहाँ से एक खलियर चलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। पृथ्वी की कक्षा का अंडाकार कितना चक्कर लगाएगा? 4 या 5। 125 दिन की पूरी यात्रा तय करेगी। कहाँ पहुंच जाएगा? L1 पॉइंट पर। और अगले साल अब कितना यात्रा क्यों लगा सोचो। अब ऐसे सोच लो कि ये और ये दूरी कितनी है? 15 लाख। कितना है?
किलोमीटर। कितना है? 15 लाख किलोमीटर। और आप अभी अभी 10 दिन पहले गए थे कितना? 3.5 लाख। कितना? 3.5 लाख हो गया किलोमीटर। तो 3 बचे 15, लगभग 5 गुना दूरी है। और चंद्रमा जाने में 40 दिन लगाए, तो 4 पंचे 20, मोटा मोटा 200 दिन तो लगाना ही चाहिए था, लेकिन हम उसको काट कितना दिन लगा रहे हैं? 125 दिन लगा रहे हैं। यानी दूरी बहुत ज्यादा है तुलनात्मक तरीके से। अगर देखा जाए तो चंद्रयान की तुलना में ये ज्यादा सेंसिटिव मिशन है। अगर आप दूरी के हिसाब से देखें, वो सेंसिटिव इसलिए था कि हमें क्या करना था? लैंड करना था। ये सेंसिटिव इस मामले में है कि हमारी 15 लाख किलोमीटर जो दूरी है, ये बहुत ज्यादा दूरी होती है। अभी हम केवल इतनी बड़ी दूरी तय करने के लिए एक बार मंगल पर गए हैं, उसके बाद ये दूसरा ऐसी व्यवस्था है जो परग्रहीय रिसर्च के लिए जा रहा है और अपने सौर मंडल के राजा का हालचाल लेने जा रहा है। अब ध्यान देना, यहाँ पर बैठने के बाद हम कुछ करने वाले नहीं हैं, बस खाली ऐसे दूरबीन लगा के और उल्लू की तरह देखेंगे, यानी कि ऑब्जर्वेटरी। क्या बोलेंगे? ऑब्जर्वेशन जानते हैं ना? ऑब्जर्वेशन मतलब जांच पड़ताल करना, और कोई काम ही नहीं करना है, बस सूरज को देखते रहना है, छत का फोटो खींच लो। और दिनवा भर में कम से कम 1450 फोटो। कितना? 1450 फोटो पर डे के हिसाब से खींचेगा। अब समझ लो कैमरा मैंने लेके गया है, समझ है ना? और इसरो को भेजता रहेगा। इसरो क्या करेगा? उस फोटो का एनालिसिस करेगा, और एनालिसिस करने के बाद उसको जो दिए गए कार्य है वो पूरा करेगा। यहाँ पे बात क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर हो ना? यहाँ पर जाके घूमते रहना है येलो पॉइंट के लिए और फोटो खींचना है। अब आगे बढ़े, चलिए। अब इसके बाद की जो कहानी बनती है वो ये बनती है कि जाके करेगा क्या। ध्यान देना, ये हमारा सूर्य है और सूर्य की सबसे ऊपर की परत जो होती है उसे हम कोरोना कहते हैं, और दूसरी परत को क्रोमो, तीसरी को, चौथी को, पांचवी को, और सबसे लास्ट वाले को। तो 6 मामले हैं हमारे पास। ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। और जो सबसे लास्ट वाला मामला है, यही 1s2 प्लस 1s3 का रिएक्शन हो रहा है, और यहाँ पर क्या बन रहा है? 2h4 बन रहा है, जिसे हम कहते हैं हीलियम। क्या कहते हैं? हीलियम के तौर पर कहते हैं। और खूब ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा तापमान है, लगभग 15 मिलियन अंश सेल्सियस के आसपास। जब आप आगे बढ़ते हैं तो तापमान थोड़ा कम होने लगता है। और ये जो फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर का मामला है, यहाँ पर फोटोस्फीयर में और कम तापमान और क्रोमो में थोड़ा और कम तापमान। लेकिन जैसे आप कोरोना में आते हैं, इसका तापमान बहुत ज्यादा अत्यधिक हो जाता है। मान के चलना 1 से 3 मिलियन अंश सेल्सियस, इतना ज्यादा तापमान के समथिंग ले लेता है। तो अब हमारे साथ जो हमारा आदित्य L1 गया है, वो इन्हीं 3 के लिए गया। ध्यान देना, कोरोना और क्रोमोस्फीयर और फोटोस्फीयर। इनके बारे में पता करेगा कि जो कोरोना है उसकी लपट कैसे निकल रही है, क्योंकि यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से पहली बात ऊष्मा निकलती है, दूसरा प्रकाश निकलता है, ये निकलना है, तीसरा सभी प्रकार की जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं ये भी निकलती हैं। तो विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं इनका भी हमें ध्यान देना है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों के बाद सौर ज्वाला या सौर फ्लेम भी निकलता है। क्या निकलेगा? सौर ज्वाला या सौर फ्लेम। इसके बाद सौर भूकंप भी उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होगा? सौर भूकंप। तो ये तमाम गतिविधियां इसी कोरोना और क्रोमोस्फीयर और फोटोस्फीयर के बारे में अध्ययन करने के बाद पता चलेगा। अभी भी ये एक रहस्य और बुद्धि है कि आखिर ऐसा क्या रीजन है कि फोटो और क्रोमो का तापमान कम है और कोरोना का तापमान ज्यादा है। इसके बारे में भी बहुत क्लियरेंस नहीं मिल पाई है। हाँ, ये पता है कि इसमें चूंकि यहीं पर संलयन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर तापमान थोड़ा ज्यादा होगा। तो हमारा जो मेन मोटो है वो क्या है? हमारा मेन मोटो है कि फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना का अध्ययन करना, और इन अध्ययनों के साथ साथ सूर्य से जुड़े और कई प्रकार की जानकारियां इकट्ठा करना। यहाँ तक कोई बात तो दिक्कत तो नहीं है? ठीक, आगे बढ़े। अब ध्यान देना, सूर्य मिशन का जो इतिहास रहा है उसमें सबसे पहली जो बाजी मारा है वो है जापान। ठीक है, 1981 के समथिंग, 1981 के समथिंग जापान ने सबसे पहले अपना सौर मिशन भेजा, और इसके जरिए इन्होंने थोड़ा बहुत
कुछ सफलताएं अर्जित की, कुछ फोटोग्राफ्स लिए, बहुत ही पास जाकर के नहीं बल्कि बहुत दूर से ही। लेकिन 1980 के बाद जब दशक बढ़ा 1990 का, तो 1990 के दशक में दो ऐसे राष्ट्र, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, इनकी जिम्मेदारी पर पूरे सूर्य मिशन की पूरी व्यवस्था आ गई। और इसी में अमेरिका ने अपना एक मिशन भेजा, उसका नाम था सोहो। क्या नाम था? सोहो। और ये सोहो मिशन न केवल अमेरिका बल्कि साथ ही साथ यूरोपीय यूनियन, इन दोनों का एक विस्तृत अवधारणा थी। और सोहो मिशन पिछले 25 सालों से काम कर रहा है और ऐसा अनुमान है कि साल 2025 तक सोहो मिशन काम करना जारी रखेगा। आप सोच के देखिएगा, पिछले आज से 25 साल पहले हम इसे भेज पाए, तो ये तेज चल रहा है। 1997-98 की कहानी, समझना इस बात को। और 25 साल हो गए और अभी 25 तक चलेगा। मसलन की हो सकता और आगे बढ़ जाए, 30 साल का ऑल अराउंड इसका जो उम्र है वो है। यानी कि ये सूर्य के बिल्कुल घर का हो गया है सोहो मिशन। और इसे भी अमेरिका ने येलोवन पॉइंट पर, कहां पर? येलोवन पॉइंट पर स्थापित किया है, जहां पर हम अभी भेज रहे हैं। यानी कि येलोवन पॉइंट कोई छोटा पॉइंट नहीं है बल्कि काफी बृहद और विस्तृत पॉइंट है। यहां तक बातें क्लियर हुई? ध्यान देना। अब इसके बाद अभी जो सबसे और महत्वपूर्ण मिशन है वो है पार्कर सोलर प्रोब। 2021 में पार्कर सोलर प्रोब ने सूरज के कोरोना के बहुत पास जाकर के दुनिया को चौंका दिया। यानी इतना पास गया कि वहां तक अभी तक किसी का मिशन नहीं जा पाया है। ये अकेले यूएसए का मिशन है जो कि बहुत ही ज्यादा क्षमतावान और सक्रिय मिशन के तौर पर काम कर रहा है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास कितने सारे देश दिखे, तो मोटा मोटा जापान, दूसरा यूरोपीय यूनियन, तीसरा एक देश है चाइना। ये भी सूर्य मिशन को लेकर के ऑब्जर्वेटरी स्थापित कर चुका है। और इसके बाद अब ये अपना देश बन रहा है, कौन सा? इंडिया। और रसिया इस मामले में थोड़ा सा तुलनात्मक रूप में पीछे है, क्योंकि सोवियत संघ का ध्यान बहुत ज्यादा सूर्य मिशन पर नहीं रहा। अब ध्यान देना, जब हम चलेंगे अपने आदित्य येलोवन के बारे में बात करने, तो हम इतनी जानकारी हासिल कर चुके हैं कि हम लोग कहाँ पर हैं? येलोवन पॉइंट पर हैं। और यहीं पर घूम घूम के हम लोग करने वाले हैं सूर्य के बारे में जानकारी। और अभी हम पृथ्वी का क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं और हमें पहुंच जाना है यहाँ पर। सूरज बहुत दूर है हमसे, अधिक दूर है। लेकिन अब कुछ ऐसी समस्याएं होने वाली हैं जो भारत के आदित्य येलोवन को आगे चल करके देखनी पड़ सकती हैं, जिस पर हम चुनौतियों में बात शामिल करेंगे। अभी आज हमने PSLV का उड़ान भरा और PSLV C-57 नामक एक हमने बड़ा सुंदर सा लॉन्च व्हीकल बनाया, जो कि एक्सेल वर्जन का लॉन्च व्हीकल था, जो कि PSLV के क्रम में सबसे ज्यादा पावरफुल है। और इसके जरिए हमने सफलता हासिल कर ली। ठीक, अब ध्यान देना, जब हम आदित्य येलोवन के बारे में थोड़ा और विस्तार से बात करेंगे तो पेलोड के बारे में सवाल आता है कि आखिर इसके पास पेलोड कौन कौन से हैं। ये कुल 7 प्रकार के पेलोड लेकर के गया है, जिनके अपने अलग अलग काम होंगे। पहला जो पेलोड है इसे हम विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ या VELC कहते हैं। सबसे ज्यादा मायनेपूर्ण और काफी ज्यादा काम करने वाला पेलोड है ये आपका VELC है, जो सूर्य की कोरोना का व्यापक अध्ययन करेगा। दूसरा है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, जो कि फोटो खींचने काम करेगा। आदित्य सोलर विंड पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट है, जो कि सौर ज्वालाओं का अध्ययन करेगा। और एक और है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पापा, ये प्लाज्मा का अध्ययन करेगा। सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है और हाई एनर्जी येलोवन ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। और नंबर 7 है आपका मैग्नेटोस्फेरोमीटर। ये कुल 7 ऐसे हमने इसके साथ पेलोड भेजे हैं। अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये UPSC वाले याद करते हैं। रीजन UPSC में इनके सवाल सीधे तौर पर आ सकते हैं कि जो हमने यहाँ पर VELC भेजा उसका काम क्या हो सकता है। यहाँ किसी से कोई सवाल नहीं करने वाला है। इन 7 पेलोड को भेज करके हमारा उद्देश्य यही है कि हम सूरज के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लें। 7 में से 4 पेलोड मुख्य तौर पर सूरज का अध्ययन करेंगे और 3 पेलोड सूरज का अध्ययन ना करके बल्कि आसपास के वातावरण में हो रहे बदलावों को भी देखेंगे। खास करके जो बदलाव हो रहा है वो ये देखेंगे कि अंतरिक्ष में मौसम की क्या स्थिति है, उनके एटमॉस्फेयर की क्या स्थिति है, उस पर भी हम गहन अध्ययन समझेंगे। तो 4 और 3 7 के हिसाब से हमने पेलोड डिवाइड किए हैं। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका उद्देश्य और कार्य क्या होगा,
तो इसके 3 या 4 प्रकार के कार्य हैं, जैसे उद्देश्य के साथ साथ सूर्य की प्लाज्मा का अध्ययन करना और सूर्य की संभावित आयु का पता लगाना, सूर्य के फोटोस्फीयर हमने चर्चा की ना, और क्रोमोस्फीयर और प्रभामंडल का मतलब जो कोरोना वाला मामला है उसको आदि का अध्ययन करना और